राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटी बहू में अंतर क्या। सुबह सुबह उठते ही सुमित्रा देवी जी ने आवाज दिया, बहू, यह हाथ में चाय देकर गई हो या दूध में शक्कर घोलकर। एक मेरी बेटी सोनाक्षी थी कि किलो भर शक्कर वह पूरे महीने चला देती थी और तुम्हें 3 दिन में खत्म करने की आदत हो गई है। काश तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें थोड़ा सा घर गृहस्थी चलाने की शिक्षा भी दी होती, जितना कि तुम मुंह चला लेती हो। अपने कमरे में संतोष सोया हुआ माँ की आवाज सुनकर कहता है, माँ, क्या सुबह सुबह आवाज करने लगती हो? चैन से सोने भी नहीं मिलता। सुमित्रा देवी जी कहती है, तुम्हारी धर्म पत्नी जी एक कप चाय बिना चार बातें सुनाई अच्छे से देती है क्या? चाय लाई है कि दूध शक्कर घोलकर दे दिया? कोई भी काम सही तरीके से इसे आता ही नहीं। सारा काम नींद में करती है। संतोष अभी भी माँ की आवाज सुनकर चादर को सिर के ऊपर तक तान कर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। वह जानता था पत्नी और माँ के बीच में बोलना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन उसे नींद आने वाली कहाँ थी। उधर माँ की आवाज आ रही थी, करवटें बदल रहा था। तभी उसे अचानक से याद आया, अरे आज तो मुझे सुबह ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वह जल्दी से चादर को झटका और उठकर बेड में बैठ गया। फिर जोर से चिल्लाया, रीना, ओ रीना, मेरे लिए चाय लाना तो। क्या कर रही है यार किचन में? रीना अब ऐसा लग रहा था कि जैसे संतोष की आवाज जाए और वह फटने के लिए बैठी ही थी। संतोष की आवाज सुनकर वह जोर से चिल्ला पड़ी, हाँ, किचन में एक सोफा रखा है, उसी में पैर फैलाकर सो रही हूँ। संतोष चुपचाप कमरे से निकला, हॉल में रखे हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। पेपर उठाकर उलट पुलट करने लगा। वह समझ गया था कभी मेरा बोलना उचित नहीं है। रीना माँ की बातों का सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकालने वाली है। रीना कुछ ही समय में चाय लाकर टेबल में रखी और चली गई। संतोष इतना जानता था कि मेरी पत्नी और मेरी माँ दोनों के बीच की खिटपिट बंद नहीं होगी, क्योंकि यह खिटपिट के बीच में प्यार भी था। मेरी माँ जितना अपने बहू के ऊपर खिटपिट करती रहती है, उससे कहीं ज्यादा प्यार भी करती है। लेकिन माँ की आदत थी कि चार बातें सुनाए बिना माँ का दिन शुरू नहीं होता था। वहीं रीना थी कि माँ की बातें सुनकर भी रोज रोज उसी कामों को दोहराया करती थी। वह भी बदलने का नाम नहीं ले रही थी। जैसा काम करना है करती तो वह ऐसे ही थी। वैसे मेरी माँ की मोहल्ले में भी कई सहेलियां थी, लेकिन मेरी माँ ने कभी अपनी सहेलियों से अपनी बहू की बुराई नहीं की। उनके सामने तो वह अपनी बहू को अच्छा ही बताती थी। माँ खुद जो अपनी बहू से इतना प्यार करती थी, पर माँ के दिल का प्यार बाहर कैसे निकले इसका कोई आइडिया नहीं था। दोनों सास बहू के बीच बस नोक झोंक वाला ही प्यार था। लेकिन मेरी वही माँ थी कि हर बात अपनी बेटी सोनाक्षी पर भारी करती थी। मेरी सोनाक्षी इतनी समझदार, मेरी सोनाक्षी को मैंने इतना संस्कार दिया है कि अपने घर गृहस्थी को कैसे चला रही है। मेरी सोनाक्षी तो 1 किलो भर शक्कर पूरे महीने चला दिया करती थी। मेरी सोनाक्षी अपने किचन में ऐसे करती थी, वैसे करती थी। सारी बातें वह बहू के सामने हर बार सोनाक्षी की तारीफ। अब तो शायद यह तारीफ सुन सुन कर रीना बहू की भी कान भर गए होंगे। वह तो शायद सुनना ही बंद कर दी थी या कि जवाब देना। जब भी माँ अपनी बेटी सोनाक्षी की तारीफें करने लगती तो रीना अपने मुंह पर टेप लगाकर कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन माँ थी कि चुप रहने का नाम नहीं लेती थी। मुझसे तो तारीफ करना ही है, चाहे कोई सुने, जवाब दे या ना दे। एक दिन सभी लोग खाना खाने बैठे थे, तभी फोन की घंटी बज उठी। सुनीता जी की बेटी का फोन सोनाक्षी का था। सोनाक्षी ने फोन करके बताया, मम्मी, मेरी बेटी की शादी है, घर में सब लोगों को आना है। यह बातें सुनकर तो सोनाक्षी जी खुशी से फूली ना समाई। फोन कटते ही जैसे तैसे खाकर वह उठ इस विषय में सोचने लगी कि आखिर मेरी बेटी की
बेटी की शादी है, मैं नानी हूँ, मुझे कुछ ऐसा देना चाहिए जो 4 लोगों में मेरा नाम हो। वैसे तो सोनाक्षी की शादी इतने बड़े घर में हुई थी कि सोनाक्षी को किसी चीज की जरूरत नहीं थी। इसीलिए तो सोनाक्षी अपने मायके कभी कभी ही आया करती थी। वो शादी से पहले की बात अलग थी, जब सोनाक्षी थोड़ी थोड़ी चीजों में गुजारा कर लिया करती थी। लेकिन अब सोनाक्षी का पति, उसका बेटा, उसके ससुर बहुत कुछ उसके लिए कर चुके थे। ससुर करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए थे, बेटा भी कमाने लगा था। इसीलिए सोनाक्षी अपने घर में ज्यादा सुखी थी। मायके आना उसे ज्यादा पसंद नहीं आता था। वहीं पर संतोष और सोनाक्षी के पति के साथ भी इतनी नहीं बनती थी। कहाँ सोनाक्षी का पति खुद अपने बिजनेस का मालिक और संतोष दूसरे के अंदर में काम करने वाला एक एम्प्लॉयर। दोनों के बीच में धरती और आसमान का फर्क था। सुमित्रा देवी जी ने अपने बेटे और बहू को दोनों को समझा दिया कि आखिर हमारी बेटी के घर जाना है, तुम सब तैयार हो जाओ। हम समय से और आगे पहुंचकर अपनी बेटी के घर में जाकर उसके कामों में मदद करेंगे। आज ही हमें सारी तैयारी करनी होगी। संतोष 10,000 रुपए देते हुए बोला, माँ, इस महीने तो ज्यादा खर्च हो गया था, बस इतने रुपए हैं, इसमें से तुम और रीना और देने के लिए कपड़े भी ले लेना। 10,000 रुपए हाथ में पाते ही सुमित्रा देवी जी संकोच में पड़ गई। 10,000 में क्या होगा? कुछ गहना, कुछ सोना चांदी भी तो देना होगा। आखिर मैं नानी हूँ, ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने अपनी एक पुरानी संदूक खोली तो उसमें से उन्हें अपनी चैन दिखी। वह चैन जिसे वह अपने बचपन से संभाल कर आज तक रखी थी, कभी उनकी माँ ने उनके लिए बनवाया था। वह पुरानी चैन उन्होंने निकालकर अपनी बहू रीना को दिया और बोला, रीना, इसे अच्छी तरह से साफ करवाकर अच्छे से चमकवा देना और फिर इसी को हम अपनी नातिन को देंगे। रीना अपनी माँ की सोने की चैन लेकर गई और सुनार के यहाँ से उसे साफ सुथरा करवाकर चमकदार करवा दिया और एक चमचमाती हुई डिब्बी में पैक करवा दिया। ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी की नई चैन है। फिर उसने अपने और माँ के लिए कपड़े खरीदे और देने के लिए भी कपड़े ले लिया। अब लगभग उनकी हैसियत के हिसाब से सारी तैयारी हो चुकी थी। पूरे परिवार के साथ सुमित्रा देवी जी अपनी बेटी के यहाँ चल दी। स्टेशन में उनका पोता विक्की लेने आया। जैसे ही वह अपनी नानी को देखा, झुककर पैर छुआ, तो सुमित्रा देवी जी विक्की को अपने सीने से लगा ली। उनकी आंखों में आंसू भर गए। उनके दिल ने कहा, मेरी बेटी ने भी अपने बच्चों को वही संस्कार दिए हैं जो मैंने अपनी बेटी को दिया। मन में सोचकर वह आनंदमयी हो गई। इतना सुंदर लग रहा था उनका विक्की। लंबी हाइट, गोरा बदन, स्टाइलिश कपड़े, मुलायम हवा में उड़ते हुए स्टाइलिश बाल, किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अपने पोते की कार में बैठते हुए उन्होंने अपने चप्पल की तरफ नजर डाली। उनकी चप्पल मैली और पुरानी थी, उन्हें शर्म सा आ रहा था। उन्होंने पैरों को दबाते हुए पोते के कार में बैठ गई। परिवार समेत जब बेटी के घर पहुंची, उन्हें देखते ही सोनाक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, आ गए आप लोग, आइए आइए, आप लोगों का कमरा दिखा देती हूँ। सोनाक्षी अपने साथ लेकर भैया भाभी और माँ को कमरे तक छोड़कर आई और बोली, आप लोग आराम कीजिए, आप लोगों की चाय नाश्ता की व्यवस्था करती हूँ। सुमित्रा देवी जी कमरे में बैठकर चारों तरफ दीवार की और देखने लगी। सुंदर सुसज्जित कमरा, कमरे में सारी चीजें, लेकिन उनके दिल में कुछ खालीपन सा लग रहा था। तभी उन्हें एक नौकरानी चाय लेकर आई। टेबल पर 2 प्लेट नाश्ता, 3 कप चाय रखकर वह वहां से चली गई। सुमित्रा देवी जी ने नाश्ते की तरफ नजर नहीं डाला। उनकी नजरें दरवाजे की तरफ टिकी थी। उन्हें कुछ खालीपन सा लग रहा था। उनके मन में ऐसा महसूस हो रहा था कि वह जाएंगी और उनकी बेटी सोनाक्षी उन्हें देखते ही गले से लिपटकर कहेगी, ओ माँ, तुमने आने में कितनी देर कर दी, मैंने तो तुम्हें सबसे पहले आने को कहा था। और फिर वह
हमारे पास घंटों बैठकर अपने दुख सुख और बेटी की शादी करने की विधि तैयारी के बारे में बात करेगी। लेकिन यहाँ आते ही सब कुछ उल्टा था। सुमित्रा देवी जी को मेहमानों की तरह बेटी ने कमरा दिखा दिया। तभी यह सोच ही रही थी कि उनकी बेटी सोनाक्षी कमरे के अंदर आई है और बोली, अरे भैया, भाभी, आप लोग नाश्ता नहीं कर रहे? लीजिए लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। सुमित्रा देवी जी ने कहा, बेटी सोनाक्षी, थोड़ा हमारे पास बैठ। जब से आई हूँ भाग भाग कर इधर उधर काम में लगी है। हमें भी बता क्या काम करना है, हम भी तेरी मदद करने ही आए हैं। सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं आप लोगों के पास नहीं बैठ सकती। आप लोग मेहमान थोड़ी ना है, अपने घर के हैं। और फिर जैसा रहेगा आप लोगों को बोल दूंगी। हाँ भाभी, भैया, आप भी ना नाश्ता कीजिए। इतनी बातें बोलकर सोनाक्षी फिर कमरे से बाहर चली गई। अब थोड़ी सी सुमित्रा देवी जी के दिल में तसल्ली तो हुई। हाँ, हम लोग मेहमान थोड़ी ना है। बेटी के यहाँ शादी विवाह का प्रोग्राम है और वह इस घर की मालकिन है। हमारे पास कैसे बैठ सकती है? हम तो उसके अपने हैं। और भी मेहमान आए हैं, उनके भी देख रेख बेटी को करनी है। यही सोचकर उन्होंने अपने मन को तसल्ली दिया। फिर मौका देखकर तीनों लोग कमरे से बाहर निकले तो बाहर ही सोनाक्षी बातें कर रही थी। उसके पास आकर बोले, सोनाक्षी, जरा इधर तो आओ। अपना बैग खोला और सुमित्रा देवी जी वह सोने की चैन वाली डिब्बी और कपड़े, साड़ियां जो भी लाई थी बेटी के हाथ में पकड़ाने लगी। उन्होंने सोने की चैन को डिब्बी खोलकर उलट पलट कर लहराते हुए सोनाक्षी के सामने दिखाते हुए फिर से उसे डिब्बी में भर दिया। शायद उनका मन यह चाहता था कि सोनाक्षी हमारे इस चैन को देखे और कहे कि माँ, इतनी महंगी सोने की चैन लाने की क्या जरूरत थी? तुम आ गई थी, वही काफी था। कुछ तारीफ करे। लेकिन सोनाक्षी तो शून्य में थी। उसने हाथ में पकड़ा और कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। साड़ियां, कपड़े, सब कुछ उसी तरह से फिर से रख लिया। सोनाक्षी के ऐसे व्यवहार को देखकर सुमित्रा देवी जी का मन थोड़ा भारी सा लग रहा था। अपने मायके से आए हुए सामानों को पाकर ना तो सोनाक्षी के चेहरे पर कोई खुशी, ना कोई चमक। बस यूं ही उसने सामान को एक कोने में रख दिया। वहीं उनका पोता विक्की अपनी शर्ट निकालते हुए बोला, अरे वाह नानी जी, आपने मेरे लिए कितनी सुंदर शर्ट लाई है। बस कलर मेरे फेवरेट है, मैं इसे आज ही पहनूंगी। यह कहकर वह खुशी से उछल पड़ा। अपने पोते की बात सुनकर सुमित्रा देवी जी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन बेटी के शांत भाव चेहरे को देखकर वह भी कहीं गायब हो गई। मेहमान आते रहे, घर भरता गया। शादी एक बहुत बड़े होटल में दूसरे दिन सुबह होने वाली थी। उसी रात सोनाक्षी ने कहा, रात को संगीत प्रोग्राम है। बस यह सुनकर सुमित्रा देवी जी खुशी हो गई। उन्हें लोकगीत, सामाजिक गीत गाना बहुत पसंद था। वह किसी भी अपने गांव में कार्यक्रम में जाती थी, हमेशा लोकगीत वही गाया करती थी। यह उन्हें लगा कि अब मैं अपनी नातिन की शादी में अपनी बेटी के घर में आज संगीत कार्यक्रम में ऐसा गाऊंगी कि सब लोग मेरी गाने की तारीफ करते नहीं थकेंगी। वह समय भी आ गया। संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ। वहां पर आधुनिक नए गानों पर लड़कियां जैसे तैसे कपड़े पहनकर डांस कर रही थी। फिल्मी गाने बजाए जा रहे थे। सुमित्रा देवी जी अपने गाने का बस इंतजार कर रही थी कि कब यह फिल्मी गाना बंद हो, लड़कियों का डांस बंद हो तो मैं अपने गाना गाऊं। लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आया। संगीत प्रोग्राम के नाम पर फिल्मी गाने, डांस, मौज मस्ती, यही सब चलता रह गया। सुमित्रा देवी जी कई बार अपनी बेटी सोनाक्षी की तरफ देखी कि सोनाक्षी को तो पता है कि शादी ब्याह के अवसर पर मेरी माँ गांव में सबसे पहले जाकर गाया करती थी, तो शायद एक बार वह बोलेगी कि रुको, मेरी माँ भी मेरी बेटी की शादी में बहुत अच्छे अच्छे गाना गाएगी।
लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। सुमित्रा देवी जी के अरमान उनके मन में ही रह गए। रात को वह जब कमरे में सोने आई तो उन्हें कुछ असहज महसूस हो रहा था। यह उनकी दिल की बातें उनके बहू रीना भाप रही थी। भले ही वह दूसरे के घर से आई हुई बेटी थी, लेकिन कुछ दिनों तक अपनी सास के साथ रहकर सास के मन को पढ़ लिया था। सास को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह बोली, मम्मी जी, यह आपका घर थोड़ी ना है कि हर बातें आपकी मर्जी से होगा। देखो मम्मी जी, यह शहर है और दीदी दीदी बहुत बड़े घर में है। यहाँ सब नए फैशन के हिसाब से हो रहा है। गांव की बातें कुछ अलग होती है। सुमित्रा देवी जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा मन में संतोष की। मेरी बहू मेरे बारे में इतना जानती है, इसने मेरे मन की बातें पढ़ लिया। फिर उन्होंने बहू की तरफ देखकर कहा, हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। मैं ही अपने विचारों को लेकर उथल पुथल में पड़ी थी। संतोष और रीना सो जाते हैं, उसी कमरे में माँ भी सोई थी। माँ को नींद नहीं आ रही थी। वह कमरे से बाहर निकली। सभी कमरों में सन्नाटा था, लेकिन एक कमरे में बात करने की आवाज आ रही थी। यह बात सोनाक्षी की थी। सुमित्रा देवी जी आवाज सुनते ही पहचान गई। वह अपनी बेटी की आवाज कैसे नहीं पहचानती। उनकी बेटी सोनाक्षी अपनी बेटी से कह रही थी, अरे तुम्हारे नाना नानी ने तो हद ही कर दिया। बताओ, उन लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि शादी जैसे प्रोग्राम में कैसे कैसे कपड़े पहने जाते हैं। माँ पुरानी चप्पल, सूती की साड़ी, और वहीं भाभी ऐसे साड़ी पहनकर आई है जैसे कि हम लोग घर में भी ना पहने। भैया को देखो, भैया ने तो अपने लिए कपड़े बनवाए ही नहीं है। सोनाक्षी की बेटी बोली, माँ ऐसा क्यों कहती हो? उन लोगों ने तो हम लोगों के लिए इतना सामान भी लाया। नानी तो हमारे लिए सोने की चेन लेकर आई है। सोनाक्षी ने कहा, अरे चुप कर, तेरी नानी जितना लेकर नहीं आई है उतना तो मुझे खर्च करना पड़ रहा है। मैं आज बाजार से नानी के लिए साड़ी चप्पल, भैया के लिए कपड़ा, भाभी के लिए साड़ी चप्पल, मैचिंग ज्वेलरी, क्या क्या सामान खरीद कर लाई हूँ। होटल में शादी है। कल को लोग पूछ दिए कि यह लोग कौन है, तो मैं कैसे परिचय करवाऊंगी कि यह तो मेरे मायके वाले हैं। मुझे शर्म आएगी, भले ही उन लोगों को शर्म नहीं आती। इतनी बातें सुनकर सुमित्रा देवी जी के पैरों तले जमीन सरक गई। जो आज तक अपनी बेटी के संस्कारों को गाती रही, वहीं खड़े खड़े वह सोचने लगी कि जिस बहू के सामने मैं अपनी बेटी की तारीफ कर करके और अपनी बहू को शर्मिंदा करती रही, आज वही बहू मेरे साथ मेरे मन की बातें समझकर मेरा हाथ थामे खड़ी है। और वही बेटी के घर मैं आई हूँ तो मेरी बेटी ने आए हुए मेहमानों से हमारा परिचय भी नहीं करवाया। हम गरीब जो ठहरे, हमारी बेटी बड़े आदमी हो गई है। वह कैसे मेहमानों से परिचय करवाती? यह मेरे मायके वाले हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछकर वह कमरे के अंदर गई। तब तक रीना की नींद खुल चुकी थी। माँ को आते और आंखों में आंसू देखकर रीना उठकर बैठ गई और कहने लगी, माँ, आप ये सब क्या सोच रही हो? क्या हो गया है आपको? आप क्यों इतना परेशान हो? सुमित्रा देवी जी वह बात कैसे बताती जो उन्होंने अपनी बेटी के मुंह से सुनकर आई थी। आखिर वही तो थी जो अपने बेटे की तारीफ के लिए अपनी बहू को इतना शर्मिंदा और नीचा दिखाया करती थी। रीना ने कहा, माँ जी, आप सो जाइए, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। फालतू में आप सोचे जा रही हैं। सुमित्रा देवी जी ने कहा, हाँ बहू, तुम ठीक ही कह रही हो। मेरा ही दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ रही है। सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। यह कहकर वह आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। लेकिन उनके दिमाग और दिल में जो चल रहा था वह किसी तूफान से कम नहीं था। दूसरे दिन एक बहुत बड़े होटल में बेटी की शादी थी। सब लोग होटल में जाने की तैयारी करने लगे। वहीं सोनाक्षी एक बैग में कपड़े लेकर कमरे में आकर कहती है, माँ, लो तुम ये सिल्क की साड़ी और नया चप्पल पहन लो। चुपचाप सुमित्रा देवी जी उसके दिए हुए कपड़े ले ली और भैया भाभी की तरफ कपड़ों का बैग बढ़ाते हुए बोली,
भैया और भाभी, आप दोनों के लिए इसमें कपड़े हैं। होटल में शादी है, उसके हिसाब से सबको कपड़े पहनने हैं। सबने कपड़े ले लिए। सुमित्रा देवी जी जैसा बेटी ने कपड़ा दिया वह पहन लिया। उन कपड़ों में सुमित्रा देवी जी का दम घुट रहा था। फुल हाथ की ब्लाउज, पैक गला, भारी साड़ी। सुमित्रा देवी जी मन में सोच रही थी कि मैं इस शादी में आने के लायक नहीं थी। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं क्यों आती। मैं तो अपने बेटी के घर उसी रूप में आई थी कि बेटी अपनी माँ को जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लेगी। इस दिखावटी के दुनिया में यदि मुझे यह सच्चाई पता होती कि अब मेरी बेटी एक चकाचौंध और पैसे वाली दुनिया में जी रही है, उसे अपनी यह सीधी सादी और सरल रूप वाली संस्कार देने वाली माँ कहाँ पसंद आएगी। पैसे आने से लोग इतना बदल जाते हैं, यह मुझ जैसे सीधी सादी गांव की औरत को कहाँ पता था। यदि सारी जानकारी मुझे पहले ही होती तो मैं यहाँ आती ही क्यों। मैं सिर्फ संतोष को भेज देती, वह यहाँ का निमंत्रण पूरा कर अपने घर वापिस आ जाता। अब होटल में शादी समारोह शुरू हो चुका था। सुमित्रा देवी जी बैठी हुई कई बार बोलना चाहिए कि मैं उन्हें बताऊं। शादी ब्याह में धार्मिक कार्यों को ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। लेकिन वह सोचकर रह गई कि अब यहाँ मेरी बात कौन सुनेगा। एक बार तो उनकी बहू उनकी मन की बातों को भाप कर कह भी दिया, माँ जी आप कुछ मत बोलिए, यहाँ आपको कोई उल्टा जवाब दे देगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहू की बातें सुन अब उन्होंने मन में सोच लिया कि मैं नहीं बोलूंगी। मेरी बहू ठीक ही तो कह रही थी कि हाँ मेरी कौन सुनने वाला है। मेरी बेटी ने किसी को परिचय थोड़ी करवाया कि यह मेरी माँ है। फिर उन्हें अपनी बेटी की याद आई कि सोनाक्षी नहीं दिख रही। वो नजरें उठाकर चारों तरफ देखने लगी। तभी उन्हें उनकी बेटी कुछ अमीर औरतों के साथ बात करते हुए दिखाई दी, जो उसी की तरह महंगी साड़ियां महंगे जेवर में सजी हुई थी। अब सुमित्रा देवी जी का वहां दम सा घुटने लगा था। यह बात रीना समझ रही थी। वह अपनी सास का हाथ पकड़कर उस हॉल से बाहर आ गई। वहां पर हॉल के बाहर ही बहुत सुंदर सा गार्डन था। फूल, पत्तियां, पौधे सब बहुत प्यारे प्यारे थे, जो कि शायद सुमित्रा देवी ने इतनी सुंदर सजावटें पहली बार देखी थी। रीना अपनी सास सुमित्रा देवी जी का भरपूर साथ देते हुए उनका टाइम पास और उनके मनोरंजन में लगी रही, ताकि सुमित्रा देवी जी को अब अपमानित या दुखी महसूस ना हो। वहां सारा कार्यक्रम हुआ, विदाई की रस्म पूरी हुई, होटल खाली कर सब लोग घर आ गए। सुमित्रा देवी जी रात गुजार कर दूसरे दिन सुबह ही जाने को तैयार हो गई। बेटी अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी सिल्क की साड़ी लाकर उसे दे दी। सुमित्रा देवी जी उस साड़ी को उसी बेड पर रख दी, और जो साड़ी पहले उसे बेटी ने दिया था वह भी सारे कपड़े निकालकर वहीं रख दी। शायद सुमित्रा जी यह कहना चाहती हूँ कि बेटी, मैं तुम्हारे पैसे या कपड़ों की भूखी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और तुम मुझे अपने पैसों और अपनी दौलत से तोल रही हो। बेटी, एक बार तुम मुझसे गले मिलकर यह कह देती कि माँ तुम अभी रुक जाओ, सब मेहमानों को जाने दो, तो मैं बाद में चली जाना। लेकिन बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुमित्रा जी का दिल टूट चुका था। वह बाहर निकली और बेटी को बेटी मुझे घर जाना होगा, पूरे परिवार सहित तुम्हारे घर आई थी, कहकर वह बाहर निकली और विकी के गाड़ी में बैठ गई। कार में बैठते ही माँ की आंखों से आंसू के झरना बहने लगे। आंचल को मुंह में रख फूट फूट कर रोने लगी, मानो उनके अंदर का सारा गुबार आज ही फटकर बह जाएगा। यह सब रीना समझ रही थी। तभी उनका पोता विक्की भी आ गया। नानी माँ, आप रो रही हो, यह कहकर वह अपनी नानी के गले से लग गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह नानी के आंसू पोंछते हुए बोला, नानी माँ आप रो मत। शायद विक्की अपनी नानी माँ की भावनाओं को समझ रहा हो। विक्की ने 2-3 पैकेट मिठाइयाँ मामी जी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, मामी जी यह ले जाओ। और फिर
सुमित्रा देवी जी अपने आंचल में से 500 की नोट निकाली और विकी के जेब में रख दिया। विकी अपने मामा मामी और नानी को स्टेशन तक छोड़कर वापस चला गया। सुमित्रा देवी जी अपने घर आई। उनकी सहेलियां उनसे मिलने आई। सब पूछने लगी, कैसा था बेटी का शादी? मैंने सुना कि आपकी बेटी ने बहुत बड़े होटल में अपनी बेटी की शादी की है। सुमित्रा देवी जी सबसे बढ़ बढ़कर तारीफ कर रही थी। हाँ, मैंने कभी ऐसी शादी नहीं देखी। बहुत बड़े होटल में मेरी बेटी बहुत बड़े आदमी बन गई है, बहुत पैसे वाली है। सबसे तारीफ किए जा रही थी। तभी घर के अंदर से ऊंची आवाज सुनाई दी, अरे ओ रीना, क्या चाय बनाई हो? इस चाय में तो आज तुमने शक्कर ही शक्कर डाल दिया है। ऐसा लगता है कि आज तुम मुझे शक्कर और पानी घोल कर दी हो। अब सुमित्रा जी के कानों पर यह आवाज पड़ी तो वह जोर से चिल्लाई, अबे ओ संतोष, इधर आ। अगर बहू ने चाय में जरा शक्कर ज्यादा डाल दिया है तो तू पी नहीं सकता एक दिन। खबरदार, अगर तूने मेरी बहू को डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, तुझे चाय नहीं पीनी तो अपने लिए दूसरी चाय बना ले। मेरी बहू इतना पूरा दिन घर का काम करती रहती है, एक शब्द नहीं बोलती मुंह से। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बहू के तकलीफें नहीं समझती। आज सुमित्रा देवी जी अपने दिल के प्यार को सच में बाहर निकाल दिया था। प्यार तो वह अपनी बहू से पहले भी करती थी, लेकिन वह उसे सो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनकी बेटी के प्यार ने उन्हें अंधा जो कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि बहू और बेटी में अंतर क्या, जो खुद को समझे, मान सम्मान दे, वही अपना होता है, चाहे बहू हो चाहे बेटी। बहू भी किसी के घर की बेटी ही होती है। यदि बहू अपने ससुराल के सारे रीति रिवाजों को स्वीकार करके अपने सास ससुर अपने घर को अपना समझ लेती है, तो सास का भी फर्ज होता है कि बहू को बेटी समझे और उसका मान सम्मान देते हुए उसे पूरे अधिकार से जीने का मौका दे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं, मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।